Hello student, my name is Komal Lama and I am your chemistry faculty। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है उपसहसंयोजी यौगिक। तो बेटा आप लोगों ने केमिस्ट्री को 3 पार्ट में पढ़ा होगा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो लोग क्लास 12th के अंदर हैं मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि यह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में से आईआईटी और नीट में हमेशा 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। तो वो 3 से 4 सवाल करने का मतलब आप समझ रहे हो, आपके जेई मेंस में 3 से 4 सवाल आएंगे, एडवांस में 3 से 4 सवाल आएंगे और नीट में 3 से 4 सवाल आएंगे। एक सवाल 4 नंबर का होगा तो आपके 16 मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मुझे कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैं कैरियर पॉइंट के अंदर काम कर चुका हूं। अभी मैं सीएलसी जोधपुर के अंदर पढ़ा रहा हूं। तो आप ऐसा ना समझे बच्चे कि यार ये जो पढ़ा रहा है टीचर वो अपना एक बिल्कुल नया फ्रेशर बंदा होगा। तो फ्रेशर नहीं हूँ मैं, मुझे 5 साल हो चुके हैं। तो जो भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान से सुनेंगे, सारी चीज़ों को मैं यहाँ आपको याद करवा दूँगा। आपको बस ध्यान से सुनना है कि क्या बोलने वाले हैं, क्या बात समझ में आ रही है। तो जितनी भी चीज़ें हम बता रहे हैं उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल पेपर और पेन लेके बैठिए, जो भी चीज़ बताया जा रहा है नोट डाउन कीजिए। डेफिनेटली इस क्लास के बाद आप लोग बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं। ठीक है। और इनमें से जो सवाल होगा उसमें से एक सवाल आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके आईआईटी या नीट में पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा। तो हम बात करते हैं उपसहसंयोजी यौगिक की। उपसहसंयोजी यौगिक को पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे 2 कैटेगरी पढ़नी पड़ेगी। ये 2 कैटेगरी किसकी है बेटा? ये 2 कैटेगरी है लवण की। तो जो लवण होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होंगे? वो 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से लवण है? पहला लवण है आपके साधारण लवण। कौन सा लवण? साधारण लवण। साधारण लवण का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा लवण जो आपके साधारण केटायन और साधारण एनायन रखता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक क्षार और अम्ल को मिलाने पे NaCl + H2O बनेगा। तो जो ये NaCl है इसी को आप क्या बोलते हैं? साधारण लवण। साधारण लवण की क्या परिभाषा होती है कि साधारण लवण को जब पानी में डाला जाता है तो वह अपने अस्तित्व को खो देगा। जैसे कि NaCl को जैसे ही पानी में डाला तो आपके ये Na+ में कन्वर्ट हो गया और Cl- में कन्वर्ट हो गया। Na+ जब आपके ठोस अवस्था में था तो कुछ और ही अवस्थाएं और ही भौतिक गुण प्रदर्शित कर रहा था, बट जब ये आपके एक्वस सॉल्यूशन में चला गया, जलीय विलयन में चला गया, तो इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके गुणधर्म सारे परिवर्तित हो चुके हैं। तो ये अपने अस्तित्व को खो चुका है जब इसको किस में डाला जाता है? जलीय विलयन में डाला जाता है। तो साधारण लवण का मतलब हो गया कि एक ऐसा लवण जो साधारण केटायन और साधारण एनायन, यानी कि सिंपल केटायन, सिंपल एनायन, साधारण धनायन, साधारण ऋणायन से मिलकर बना होगा, उसको हम क्या बोल देंगे? साधारण लवण बोल देंगे। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? योगात्मक लवण। अब भैया ये योगात्मक लवण आपको दिखाई दे रहा है, ये योगात्मक लवण जो होगा इसका मीनिंग क्या है? नाम से समझ में आ रहा है वो बच्चे तुझे कि योगात्मक लवण जो 2 लवणों के योग से बना हो उसको क्या बोलेंगे हम? योगात्मक लवण बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? योगात्मक लवण बोलेंगे। तो योगात्मक लवण का मतलब जो 2 साधारण लवणों से मिलकर बना हो उसे योगात्मक लवण कहा जाता है। अब ये बनता कैसे होगा, इसका क्या प्रोसीजर होगा, वो अभी हम यहाँ पे समझते हैं। योगात्मक लवण जो होगा वो 2 साधारण लवणों से मिलकर बना होगा और इसके 2 प्रकार होते हैं, द्विक लवण और संकुल लवण।
द्विक लवण का मीनिंग क्या होता है कि आपके ऐसा लवण जो दो साधारण लवणों से मिलके बना हो, जो किससे मिलके बना हो, दो साधारण लवणों के मिलने से बना हो, और जिसका ठोस अवस्था में ठोस में स्थायी होता है, परंतु जलीय विलयन में अस्थायी होगा। ठोस अवस्था में स्थायी होगा परंतु जलीय विलयन में अस्थायी होगा। और संकुल लवण का मतलब क्या हो गया, जो ठोस अवस्था में भी क्या होगा, स्थायी, और जो जलीय विलयन में भी क्या होगा, अस्थायी होगा। ठीक है, जो चीज़ बोलते जा रहे हैं उसको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान से, केवल ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अभी इसके बारे में और पढ़ेंगे अपन, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठोस अवस्था में स्थायी होता है परंतु जलीय अवस्था में अस्थायी होता है। संकुल लवण ठोस अवस्था में स्थायी होता है पर जलीय विलयन में भी, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, जलीय विलयन में भी क्या होता है, ये स्थायी होगा। तो ये ठोस में भी स्थायी होगा और जलीय विलयन में भी क्या होगा, स्थायी होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि आपके द्विक लवण क्या होता है और संकुल लवण क्या होता है। तो बेटा ध्यान समझिएगा, साधारण लवण इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमें यहाँ पे द्विक लवण और संकुल लवण के बारे में पढ़ना है। तो द्विक लवण की परिभाषा आपको मैं बता देता हूँ। अभी हमने पढ़ा योगात्मक लवण किसे कहते हैं, जो एक या एक से अधिक लवणों से मिलके बना होता है। तो मैंने यहाँ पे एक ले लिया साधारण लवण लिया KCl, दूसरा साधारण लवण लिया MgCl2, दोनों को हमने क्या किया, मिश्रित किया, मिलाया, दोनों को मिलाया, मिलाने पे क्या होगा बेटा, KCl प्लस MgCl2 डॉट 6H2O आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका आपको नाम ध्यान रखना है, वो क्या होता है इसका नाम होता है बेटा कार्नेलाइट। इसका नाम क्या होता है, हिंदी में भी कार्नेलाइट होगा, इसका नाम क्या होता है, कार्नेलाइट होता है। अब ये जो मिलाने का तरीका है ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि कैसे मिलाते हैं हम इसको। हमने क्या किया, एक विलयन लिया, विलयन मतलब आपके H2O लिया, H2O में KCl डाला और क्या डाला, MgCl2। ध्यान समझना इम्पोर्टेंट है। KCl और MgCl2 को मिलाने में, पानी के अंदर मिलाने के बाद में इसको आप क्या करेंगे बेटा, क्रिस्टलीकृत करेंगे। तो इसका आपने क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन किया, क्रिस्टलीकरण इसका किया। क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या हो गया, दोनों को मिलाया, इसको मिलाया पानी में, फिर नीचे से हमने क्या की, गर्म कर दिया, हीट कर दी, तो यहाँ से आपके जो H2O होगा वो यहाँ से चला जाएगा। तो H2O जैसे ही यहाँ से रिमूव होगा उसके बाद में आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, ये वाला कंपाउंड मिल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दो साधारण लवणों को एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो का मतलब क्या हो गया, यहाँ KCl का रेशियो भी कितना है, KCl का और MgCl2 का रेशियो फिक्स्ड है, ये 1:1 है, 1:2 में नहीं मिला सकते इनको। तो जो फिक्स्ड रेशियो में मिलाने पे क्रिस्टलीकरण के बाद में प्राप्त होने वाला सॉलिड ठोस क्या कहलाता है, आपके द्विक लवण कहलाता है। अब ये जो द्विक लवण है, इस द्विक लवण को हमने अभी पढ़ा था कि ये ठोस अवस्था में क्या होता है बेटा, स्थायी होता है, परंतु ये द्रव जलीय विलयन में कैसा होता है, अस्थायी। क्यों बोल रहे हैं बेटा, जैसे आप इसको मिलाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे इनके आयंस मिलेंगे, ये टूट जाएंगे तो ये स्थायी है यहाँ पे, पर जैसे ही जल में मिला है ये K+Mg+2 Cl- में टूट जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, अस्थायी हो जाएंगे। इसलिए बोला जाता है जो द्विक लवण होते हैं वो आपके क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो इसको बोला जाता है आपके द्विक लवण। द्विक लवण की परिभाषा आप लिख लीजिए, ऐसे लवण जिनको हम फिक्स्ड रेशो में पानी में मिलाते हैं और जब क्रिस्टलीकृत करते हैं तो वो आपके क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। तो वो ठोस आपको
स्थायी होगा ठोस अवस्था में, परंतु जलीय विलयन में क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। और यहाँ पे आपको K+Mg+2 और Cl- यहाँ पे आयन मिलेंगे। ठीक है बेटा, ये आपके जलीय विलयन जो मिले हैं K+Mg+2 और Cl-, इसको क्या करते हैं बेटा, हम एक टेस्ट के थ्रू हम यहाँ से इनका पता करते हैं। भाई आपको K+Mg+2 Cl- दिख थोड़ी रहा है, तो बच्चे ने पूछा कि सर ये तो हमें पता थोड़ी चलेगा कि K+ है उस आयन के अंदर, आपने मिला दिया। भाई NaCl को पानी में डालने के बाद तुम्हें पता है कि उसमें Na+ का है, Cl- का है, तो क्या होता है बेटा, इनका एक परीक्षण होता है, तो इनका एक टेस्ट होता है, उससे आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ पे K+ आयन था या Mg+2 आयन था या कौन सा आयन था, Cl- आयन था। तो K+ का, Mg+2 का, इनके आपने फ्लेम टेस्ट पढ़े होंगे बेटा, है ना। Mg जो होगा वो आपके क्या हो जाएगा, कार्बोनेट के साथ में MgCO3 का अवक्षेप बनाएगा। Cl- जो होगा वो आपके क्या देगा बेटा, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देता है। तो ये बड़ी बात जो मैं बोल रहा हूँ अभी, ये डी ब्लॉक में आएगी डिटेल में, अभी केवल इतना समझ लीजिए, ये तीनों अपने अपने परीक्षण दे देंगे, इसलिए मुझे पता चलेगा कि इसमें K+ भी था, Mg+2 भी था और क्या था, Cl- आयन प्रेजेंट था, Cl- आयन उपस्थित था। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से समझिएगा, जैसे ही आप ये चीज़ कर लेते हैं तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये सभी आयन के परीक्षण देंगे, तो आप इसको क्या कहेंगे, इसको आप द्विक लवण कहते हैं। द्विक लवण के ऊपर हम थोड़ी सी बात और करेंगे, क्योंकि इसमें से IIT के अंदर आपके सवाल बन सकता है। तो ये पहला एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे द्विक लवण का, क्या होगा आपके, क्या होगा बेटा, द्विक लवण का एग्जाम्पल कार्नेलाइट, नाम याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, KCl-MgCl2.6H2O। दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे एलम, एलम पढ़ा होगा ना, पोटाश एलम पढ़ा है क्या, पोटाश एलम, जिसको आप क्या बोलते हैं, फिटकरी। क्या बोलता है बच्चा, सो तो नहीं रहा तू, क्या बोलते हैं इसको भाई, फिटकरी। तो फिटकरी जो होती है, पोटाश एलम जो होता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस .24 H2O। अब K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस .24 H2O भी किसका उदाहरण है, द्विक लवण का उदाहरण है। इसका बेटा एलम का जनरल फॉर्मूला आप देखोगे तो क्या बन जाएगा, देखना यहाँ से, M2SO4 M2-, ये दोनों मेटल अलग अलग है, तो M2-SO4 होल थ्राइस .24 H2O। ध्यान समझना बच्चे, यहाँ से दो सवाल इंपॉर्टेंट आपके बनेंगे, वो दोनों सवाल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आपके IIT या नीट में पूछ सकता है। बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, कोई नहीं बताएगा आपको, ध्यान से समझिएगा इसको। M+ जो होगा, ये जो मेटल है, इस मेटल के ऊपर जो होगा कि कौन सा चार्ज होगा, +1। आपको पता है पोटेशियम में +1 होता है, एल्यूमिनियम पे कितना होता है, +3। इस पे कितना चार्ज होगा, +3 चार्ज होगा। तो इस पे +1 चार्ज है, इस पे +3 चार्ज है। ठीक है, अब आपके यहाँ पे सवाल आता है कि जो +1 चार्ज वाला है वो कौन कौन से आयन हो सकते हैं, तो वो सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, अमोनियम हो सकता है, और बहुत सारे आपके आयन जो है वो इसके अंदर आ सकते हैं। M+3 वाला कौन कौन सा हो सकता है, M+3 वाला एल्यूमिनियम हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है और आयरन हो सकता है, एटसेट्रा, और बहुत सारे इसके अंदर आयन हो सकते हैं। पर एक आपको यहाँ ध्यान रखना है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भैया जो आपके लिथियम प्लस, नोट करके रख लेना, ये जो लिथियम +1 होता है वो यहाँ पे एलम नहीं बनाएगा। लिथियम +1 क्या नहीं करेगा, एलम नहीं बनाता है। इसका रीज़न थोड़ा ध्यान समझिएगा बेटा, कि आपके पास में ये जितने भी आयन आपको दिख रहे हैं, +1 की बात कर रहे हैं अभी केवल हम, तो +1 वाले जितने भी आपको दिख रहे हैं उसमें लिथियम जो होगा वो एलम को नहीं बनाता है।
पहले तो ये याद रख लेना, अब इसका रीजन मैं बता दूंगा, पर पहले आपको याद रखना है। अगर आपके सवाल आया एग्जाम में इनमें से कौन सा आयन एलम नहीं बनाता, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम +1। ठीक है, देखो क्या होगा इसके अंदर। आपको ये सारी चीज़ें एक बार आपने अगर नोट कर लिए तो मैं इसको हटा देता हूँ। हमारे पास जो एलम होगा उस एलम के अंदर 2 टाइप के आपको मेटल यहाँ पे दिख रहे हैं, +1 वाला और दूसरा कौन सा है, +1 वाला और दूसरा कौन सा है, +3 आयन वाला। यहाँ पे आपके अभी हमने देखा था कितना होता है, डॉट 24H2O होता है। तो हमारे पास टोटल पानी कितने हैं, 24H2O। तो क्या करेंगे बेटा कि एक आपके जो मेटल है इसको 6 H2O मॉलिक्यूल घेर के रखेंगे +1 वाले को, और +3 वाले को भी कितने H2O मॉलिक्यूल घेर के रखेंगे, 6 H2O मॉलिक्यूल घेर के रखते हैं। अब यहाँ आपके पास में जो जनरल फॉर्मूला था वो क्या था बेटा, क्या था बेटा, M2SO4 M2-SO4 होल थ्राइस। ये कितने हैं, 2, ये कितने हैं, 2। तो एक अगर 6 को सराउंड करके रख रहा है तो 2 कितने को सराउंड करके रखेगा, 12 H2O को। एक अगर 2 को सराउंड करके रख रहा है तो 2 कितने को रखेगा, 12 H2O को, और 12 + 12 कितने हो जाएंगे बेटा, 24 H2O मॉलिक्यूल। तो दूसरा सवाल यहाँ पे ये पूछते हैं कि जो +1 चार्ज है वो कितने H2O मॉलिक्यूल को सराउंड करके रखता है, तो वो 6 H2O मॉलिक्यूल को सराउंड करके रखता है। +3 चार्ज वाला कितने H2O को, 6 H2O मॉलिक्यूल को सराउंड करके रखता है। अब बच्चा पूछेगा कि सर ये तो ठीक है, समझ में आ गया, आप इसके बारे में बता रहे थे, हमें पागल बना रहे, इसका आंसर ही नहीं बताया आपने। तो बेटा ध्यान से समझना, इसके अंदर ही इसका कंसेप्ट जो है वो घुसा हुआ है, बना हुआ है, वो देखना कैसे होगा। M के पास में कितने H2O मॉलिक्यूल होने चाहिए, 6 H2O मॉलिक्यूल होने चाहिए। अब ये जो 6 H2O मॉलिक्यूल है, ये 6 H2O मॉलिक्यूल कैसे होंगे बेटा, आपके जो मेटल होगा इस मेटल को 6 H2O मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसहसंयोजी बंध बना के यहाँ पे मिलते हैं, यानी कि 6 H2O मॉलिक्यूल जो होंगे वो इस तरीके से इसको सराउंड करके रख रहे होंगे। अब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उपसहसंयोजी जो बंध है, ये बंध कब बनता है, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा होगा, अपने लोन पेयर को क्या कर रहा होगा, दे रहा होगा, किसको, इस मेटल को। और लोन पेयर को जब देते हैं तो आपको वहाँ पे क्या मिलना चाहिए, खाली कक्षक। क्या मिलना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल, खाली कक्षक मिलना चाहिए। तो इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि 6 H2O मॉलिक्यूल कितने खाली कक्षकों में अपने लोन पेयर को दान करेंगे, तो 6 लोन पेयर 6 खाली कक्षकों में दान करेंगे। तो अपने पास जो भी मेटल होगा उसमें कितने खाली कक्षक होने चाहिए, 6 खाली कक्षक होने चाहिए। ये बात अगर समझ में आ गई है तो आगे बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब लिथियम जो होगा बेटा, तो लिथियम का आप यहाँ पे देखेंगे, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, लिथियम का होता है, लिथियम का 1s2 2s1 और 2p0। लिथियम +1 का कितना हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, 2s0 हो जाएगा, 2p0 हो जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल ये बने हुए हैं। खाली कक्षकों की संख्या कितनी अपने पास, खाली कक्षकों की संख्या कितनी है, 4। और चाहिए कितने खाली कक्षक चाहिए बेटा, 6 खाली कक्षक चाहिए। तो क्या 4 खाली कक्षकों में H2O आपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, क्या नहीं कर पाएगा। इसी कारण से लिथियम एलम नहीं बनाता है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको। तो जो द्विक लवण होता है
उसके अंदर एलएम जो होगा उसमें से आपके 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल क्या, 6 काली कक्षक होने चाहिए, तो लिथियम के पास नहीं है इसलिए लिथियम नहीं बनाएगा। दूसरा जो M+1 है, ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे कि कितने H2O मॉलिक्यूल सराउंड करके रखता है, +1 चार्ज वाला धातु कितने H2O मॉलिक्यूल सराउंड करके रखता है, 6 H2O मॉलिक्यूल सराउंड करके रखता है। वहाँ ऑप्शन देगा 4, 5, 6, 7, तो 6 आपको आंसर लगाना है। तो ये दोनों की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, नीट में पूछ सकते हैं, इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि आज जो है वो हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपको धीरे धीरे जो है वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो अभी इसका एक पार्ट जो है, कौन सा वाला बेटा, संकुल लवण वाला पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको जिसको भी ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो दोस्त है जो किसी गांव के अंदर है वो अभी एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर पा रहा होगा, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक वीडियो है। इसको वहाँ सेंड कीजिए और हम रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालेंगे तो आपको वो मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप घर में रहिए, बिल्कुल सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिएगा। अभी कोरोना अभी बंद नहीं हुआ है, अभी चल रहा है वो। इतनी बात समझ में आ गई? तो आज जो मैंने आपको बताया बेटा उसको ध्यान से समझिएगा, और जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होकर, उतना ज़्यादा एनर्जेटिक होकर आपको पढ़ा सकते हैं। तो ये अभी लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।